हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं जो भारत के संविधान से संबंधित है। और ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा था जीएस पेपर 2 में। और जो क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। ये लाइन उन्होंने दिया। तो देखने वाली बात यह है कि आपको इस लाइन को प्रूफ करना है। जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो जैसे बीए और एमए के एग्जामिनेशन में हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते थे और पक्ष और विपक्ष दोनों की बात बताते थे और उसके बाद में कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको सिद्ध करना है। तो ये ध्यान रखिए। तो पहले, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। मतलब भारत के जो संसद है उसको संविधान संशोधन करने का सीमित अधिकार है और यह अपने अधिकार को निरंकुश पावर मतलब शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो कहता है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending powers। तो क्या भारत का संविधान, क्या भारत का संसद भारत के संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित या खत्म कर सकता है? ये इसका इंपॉर्टेंट अनुवाद होगा। तो अब चलते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की जो शक्तियां हैं वो कहां पर लिखी गई हैं? आर्टिकल 368 में, 368 में लिखी गई है। तो यहां पर उसके लिए विधान बताए गए हैं कि संविधान के संशोधन की क्या क्या प्रक्रिया होगी और संविधान में बदलाव के लिए या उसमें परिवर्तन के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है और वो प्रक्रिया संसद ने रूल ऑफ बिजनेस के माध्यम से उसको तय किया हुआ है। तो उस हिसाब से भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है अगर कोई मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है और परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं और संसद सदस्यों को या जनमानस को यह लगता है कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि एक डेडलॉक निर्मित हो गया है। तो उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो वस्तुतः हमने अमेरिका के संविधान से बोरो किया है, मतलब वहां से अडॉप्ट किया है। लेकिन हमने अपने हिसाब से हमारे जो देश की जो मौलिक जो स्थिति है, जो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक संरचना है, वो अमेरिका के सामाजिक संरचना से काफी भिन्न है। आप जानते हैं कि अमेरिका में पिछले 200 साल से प्रजातंत्र की व्यवस्था कायम है। तो उसमें चूंकि हमारा देश 200 वर्षों के गुलामी के बाद में आजाद हुआ था, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स समय और परिस्थिति के हिसाब से उत्पन्न होते रहे हैं और इसी कारण से अभी तक भारत के संविधान में 104 बार संशोधन किए जा चुके हैं। और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो जहां तक परमानेंस की बात है या स्थायित्व की बात है, तो कोई भी चीज अस्थायी तो नहीं होता है,
उसमें समय और परिस्थिति के साथ में बदलाव करना जरूरी होता है। तो चूंकि भारत ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया, तो इसीलिए उसमें समय समय पर संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो हमने आज़ादी तो 1947 में प्राप्त कर लिया था, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक आज़ादी, सोशल और इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए यह बेहद जरूरी था कि समय और परिस्थिति के हिसाब से संविधान में संशोधन किया जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज़ादी के तुरंत बाद माने 1950-51 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया था, वहीं से संविधान की संशोधन की शुरुआत होती है। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 3 प्रकार के संविधान के संशोधन के तरीका बताए गए हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 368 के परव्यू से बाहर रखा गया है। आर्टिकल 368 क्या है? जिसमें कि संविधान के संशोधन की शर्तें लिखी गई हैं। तो अब पहला जो अमेंडमेंट, पहले प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं उसमें जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो सामान्य माने सिंपल मेजॉरिटी से उसको संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो बिल भारत सरकार के द्वारा जो पास कराए जाते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास कराए जाते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ भी जो संवैधानिक जो संशोधन होगा वो सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है जो आप हमेशा ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन के मामले में किसी प्रकार के ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के, जो बहुत सारे मामले में हमने पहले के वीडियो में बताए हैं कि जहां पर राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक निर्मित हो जाता है वहां पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। और जब ज्वाइंट सिटिंग होगा तो चूंकि लोकसभा के सदस्य की संख्या राज्यसभा के सदस्य की संख्या से दो गुने से ज्यादा है, तो इसीलिए लोकसभा का जो ओपिनियन है, जो उनके मेंबर का जो विचार है वही प्रिवेल करेगा। लेकिन जब संविधान का संशोधन होगा तो उसमें किसी प्रकार के ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, अर्थात दोनों सदनों से उस बिल को अमेंडमेंट बिल को पास कराना होगा। एक तो ये हम शुरू में बता देना चाहते हैं। दूसरा कि हमारे देश के जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसमें किसी प्रकार से राज्यों की कोई भागीदारी नहीं दी गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। अभी हम बाद में बताएंगे। तो जैसे कि अमेरिका में है कि वहां पर राज्य भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था। और वहां की जो कांग्रेस है, जो हमारे यहाँ का पार्लियामेंट, वहां कांग्रेस है जिसमें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है। तो वहां के कांग्रेस भी अमेंडमेंट प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और वहां की जो 50 स्टेट है वो भी अमेंडमेंट प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी एक हाउस से शुरू की जा सकती है। तो ये हमने तो बेसिक फंडा आपको बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारे संविधान के धाराओं को बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, तो उससे संबंधित जो कानून है और उसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जो आर्टिकल 169 जिसमें कि एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप जानते हैं कि हमारे देश में 6 राज्यों में स्टेट काउंसिल की व्यवस्था है और जम्मू कश्मीर में भी था, अभी वो यूनियन टेरिटरी हो गया तो उसके लगा करके 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे देश में
अभी कार्यरत था, तो उसमें से उसको एबोलिशन करने का, मतलब खत्म करने का या क्रिएट करने का, जैसे कि आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी 1957 के समय में, तो ये भी जो अधिकार है उसको अगर उस राज्य का जो स्टेट असेंबली है इस तरह का कोई प्रस्ताव पास करता है तो पार्लियामेंट उसको उस राज्य के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है, एबोलिश कर सकती है। और इसके अलावा जो आपको हमने पूर्व के वीडियो में 5th शेड्यूल के बारे में बताया था और इसके बारे में हम अलग से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे, अलग से एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। और 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करने का व्यवस्था है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताए हुए हैं। और 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए उसके लिए व्यवस्था की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप जानते हैं कि कौन कौन सा स्टेट आता है, जो ट्राइबल बहुल इलाके आते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, ये सारे जो राज्य उस परिधि में आते हैं, तो उसके लिए 6th शेड्यूल का प्रावधान है, जिसके तहत में ट्राइबल काउंसिल की स्थापना की गई है। और इसमें विशेष रूप से गवर्नर को आर्टिकल 164 के तहत में विशेष पावर दिए गए हैं, 164 और 163 के तहत में। तो ये सारे जो अधिकार हैं, खास करके जो सिटीजन नागरिकता का जो कानून है, जो आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है, इसमें भी अगर कोई संशोधन करने की जरूरत है तो वो भी सामान्य बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग सामान्य बहुमत से पास किया जा सकता है, संशोधन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो एक सिंपल प्रक्रिया हुआ। दूसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा जटिल है, और वो क्या है कि अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अब आप लोग जानते होंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब होता है जो पार्लियामेंट ने अपने हाउस ऑफ बिजनेस में निर्धारित किया है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी राज्यसभा का जो टोटल सदस्य संख्या है वो 250 है, तो हो सकता है कुछ समय में बहुत सारे पद वैकेंट हों, मतलब उस समय में 15-20 वैकेंट हों, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला जो बिंदु है कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जो किसी आइदर ऑफ द हाउस, वो उसका बहुमत होना चाहिए, नंबर 1। मतलब अगर 250 सदस्य संख्या राज्यसभा का है तो 126 सदस्य का बहुमत होना चाहिए, ये तो नंबर 1 क्राइटेरिया है। और दूसरा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस समय में जब ये संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही है तो उस समय में जितने भी सदस्य राज्यसभा में बैठे हैं तो उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ एमपीज। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रस्ताव पारित होगा। और इसी तरह से लोकसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जब ये दोनों जगह से पास होने के बाद में, माने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद में, अगर दोनों सदनों से कोई बिल, अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जाएगा और आफ्टर असेंटिंग दैट बिल, माने प्रेसिडेंट के द्वारा उस बिल पर स्वीकृत करने के बाद में वो कानून अमेंडेड माना जाएगा, संशोधित माना जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश झा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे ऐप AJIS अकेडमी को डाउनलोड करें, जहां पर आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज और PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।